और यहाँ पर लूफी और काताकुरी। लूफी इस पर हमले कर करके बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और अब अपने हॉक गैटलिंग का यूज करके काताकुरी पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन काताकुरी के पास लूफी के इस हमले का भी बहुत ही मुंह तोड़ जवाब होता है और अब काताकुरी लूफी के अटैक को कॉपी करते हुए अपना हॉक गैटलिंग अटैक लूफी पर कर देता है। ये देख कर लूफी भी शॉक्ड रह जाता है कि ये बंदा इसके अटैक्स को कॉपी कर रहा है और काताकुरी के हमले लूफी से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और बहुत बुरी तरह से काताकुरी लूफी पर डोमिनेट करने लगता है और लूफी पर बहुत सारे मुक्के बरसाए जाते हैं। तभी दोनों रुक जाते हैं। तुम टफ तो हो, पर अगर बात करें ताकत की, तेजी की और काबिलियत की, तो मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। अब लूफी दोबारा से इस पर हमला करता है और काताकुरी लूफी के सामने सीना तान के खड़ा होता है और इसे ही देखे जा रहा था, पर लूफी फिर भी हार नहीं मानता है और गम हॉक स्टैम्प से काताकुरी पर घुमाकर एक अटैक कर देता है, पर इस अटैक को भी काताकुरी बहुत इजीली झेल जाता है और इसका सामना करता है। अब लूफी ने सेकंड गियर को भी एक्टिवेट कर लिया है और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, लेकिन काताकुरी भी इसकी स्पीड को बहुत अच्छे से मैच कर पा रहा था और फिर भी लूफी पर डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। लूफी सेकंड गियर में होता है, पर काताकुरी फिर भी लिटा लिटा कर इसकी मार लगाता है। अब लूफी अपने थर्ड गियर को एक्टिवेट करते हुए अपना सबसे ज्यादा हैवी अटैक यानी कि गम एलिफेंट अटैक से इस पर हमला कर देता है और एक कॉपी कैट काताकुरी ये भी लूफी के अटैक को कॉपी करते हुए लूफी के अटैक से भी बहुत ज्यादा बड़ा अटैक लूफी के फिस्ट पर दे मारता है और एलिफेंट गन का इतना बड़ा और पावरफुल अटैक देखकर लूफी भी शॉक्ड हो जाता है और लूफी को निपटा भी देता है, लेकिन फिर भी लूफी हार नहीं मानता और दोबारा से खड़ा हो जाता है और लूफी दोबारा से हवा में जंप लगाता है और लूफी अपने हाथों को फुलाते हुए गम ग्रिजली मैग्नम नाम का अटैक परफॉर्म कर देता है और तेजी से काताकुरी की तरफ आगे बढ़ता है, पर काताकुरी इसके इस हमले को भी कॉपी कर लेता है और उसका भी एक बहुत बड़ा जायंट वर्जन निकालता है और अपने दोनों हाथों से लूफी को पकड़ लेता है और अगले ही पल लूफी को पकड़ते हुए इसे दीवारों पर घसीटना शुरू कर देता है। पर तभी लूफी को एक आइडिया आ जाता है और थर्ड गियर को बंद करके सारी हवा को एक टांग में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसका पैर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और लूफी अपने जायंट लेग का यूज करके इस पर हमला कर देता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और सभी सोल्जर्स को लगता है कि शायद इस बार काताकुरी नहीं बच पाएगा, लेकिन जैसे ही धुआं हट जाता है तो काताकुरी ने बहुत आराम से अपनी जगह को बदल लिया था और हम लूफी के ऊपर जायंट एक्स अटैक का एक बहुत ही बड़ा वर्जन देखते हैं और सेकंड्स पे ही अपने इस विशाल पैर को लूफी के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से लूफी की हालत खराब हो जाती है। लूफी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो चुकी थी और काताकुरी बहुत बुरी तरह से लूफी को डोमिनेट कर रहा था और अभी भी लूफी को घूरे जा रहा था, पर लूफी की नजरें बता रही थी कि हार मानने वालों में से नहीं है। इसके बाद हम सांजी, पुडिंग और शेफोन को देखते हैं और पुडिंग शेफोन को हथकड़ियां पहनाना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं इन सभी को यहाँ पर यही बताकर आई हूँ शेफोन कि मैं यहाँ पर शेफोन को फोर्सफुली लेकर आ रही हूँ और उसे अपने साथ बंदी बनाकर केक बनाने के लिए मजबूर कर रही हूँ। किसी को भी खबर नहीं है कि यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से मेरी हेल्प कर रही हो। और पुडिंग के इतने ज्यादा काइंड नेचर को देखकर सांची स्माइल कर देता है और जब सांची को स्माइल करते हुए पुडिंग दिखती है तो शर्मा जाती है और इसका दिमाग खराब हो जाता है। सोनिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाय सांची। इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये सभी लोग चौको आइलैंड के बहुत ही ज्यादा पास पहुँच जाते हैं और साथ ही में इन लोगों ने सांची को कारपेट के अंदर छुपा दिया था ताकि किसी को भी मालूम ना हो कि सांची भी इनके साथ है। और चौको आइलैंड के लोग जैसे ही पुडिंग को एक वेडिंग ड्रेस में देखते हैं तो सभी लोग इसे किसी गॉडेस की तरह देखने लगते हैं। अरे यार देखो तो जरा, वेडिंग ड्रेस में बिल्कुल किसी देवी की तरह लग रही है। पर कितने अफसोस की बात है, बेचारी की वेडिंग तबाह हो गई बस उस स्ट्रॉ हैट पायलट की वजह से। पर इतने बड़े दुख के साथ फिर भी हमारी हेल्प करने यहाँ पर आ गई है। जैसे ही ये सभी लोग जमीन पर लैंड कर जाते हैं और शेफोन को पुडिंग के साथ देखते हैं तो कहने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है और पुडिंग सभी को बताने लगती है, दरअसल आप सभी लोग गलत समझ रहे हो, असली गद्दार बेजे है। शेफोन की इसमें कोई भी गलती नहीं है और शेफोन यहाँ पर बस हमारी हेल्प करने के लिए आई है। ये सुनकर सभी लोग भड़क जाते हैं और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और बेजी इन सभी को कोसना शुरू कर देते हैं और सांची को भी गालियाँ देते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ उस घटिया इंसान से आपकी शादी नहीं हुई। हमारी लीडर पुडिंग इससे भी ज्यादा बेहतरीन प्रिंस को डिजर्व करती है। इन लोगों की वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और मामा को भी हंगर पैंक आ चुका है और कभी भी यहाँ पर आकर हमला कर सकती है। और पुडिंग को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर जितने भी शेफ्स को बुलाया था वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आते साथ ही अपने काम पर लग चुके हैं। और यहाँ पर काताकुरी के पास पैरोस्पैरो का कॉल आता है और पैरोस्पैरो को जिंदा देखकर काताकुरी खुश हो जाता है। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। आखिर ये बताओ स्ट्रॉ हैट के दोस्तों को क्या हुआ? क्या तुमने उनका काम तमाम कर दिया? और पैरोस्पैरो कहने लगता है कि अब जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ शायद ही तुम उस पर यकीन करोगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट पर ही ये सभी लोग हमारी नाक के नीचे से उड़कर यहाँ से एस्केप कर गए थे। ये सुनकर काताकुरी भी हैरान हो जाता है। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं, सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में है। हम अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग हमारी पहुंच से बस कुछ ही मीटर दूर हैं। चिंता मत करो, इनका काम भी हम लोग निपटा देंगे। वैसे ये बताओ उस स्ट्रॉ हैट का क्या हुआ? उसने तो तुम्हें चैलेंज किया था ना? हाँ, मैं बस अपना काम निपटाने ही वाला हूँ। बस कुछ ही समय में स्ट्रॉ हैट लूफी का काम भी तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम पुडिंग को देखते हैं जो कि यहाँ के शेफ्स का शुक्रिया अदा करती है जो कि यहाँ पर इसे वेलकम करने के लिए आए थे। और सभी शेफ्स से कहने लगती है कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग शेफोन का पूरा साथ दो क्योंकि यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आई है। हालांकि इस वक्त ये एक कैदी है, लेकिन इस वक्त हमें मामा के अगेंस्ट इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और शेफोन को अंदर भेज देती है और अंदर मौजूद सभी शेफ्स से कहती है कि आप सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनो। आज जो केक हम लोग बनाने वाले हैं ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस केक को बनाकर रहूंगी और सभी की जान बचा लूंगी। और इतने ज्यादा जरूरी काम में किसी
की रुकावट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसलिए अब मैं केक को अंदर बनाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उसे अंदर जाने ना दो। अब सभी लोग इसकी बात को समझ जाते हैं और पुडिंग अंदर जाने लगती है और बोलती है कि अब मैं अंदर जा रही हूँ। और अब एक एक करके सभी शेफ्स अंदर आएंगे और जैसे ही एक एक करके शेफ्स अंदर आ जाते हैं तो पुडिंग इन्हें पकड़ती है, अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करती है और इनकी मेमोरीज से छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। और हम सांची और शेफॉन को देखते हैं, जहाँ पर सांची ने उस पूरे के पूरे वेडिंग केक का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था और शेफॉन को जैसे ही इसका ब्लूप्रिंट दिखाता है तो इसे देखते साथ ही इसकी हालत खराब हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई इस बंदे ने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट वाला और सेम इंग्रेडिएंट्स वाला सेम केक बना दिया है। सांची ने ये तक बता दिया था कि इस केक को कितने डिग्री सेल्सियस पर बेक करना है। ये देखकर शेफॉन शॉक्ड रह जाती है। आखिर तुमने कैसे किया? मैं किसी भी चीज को सुनकर बता सकता हूँ कि आखिर ये कैसे बना होगा। तभी पुडिंग यहाँ पर आ जाती है और पुडिंग ने सभी शेफ्स के अंदर ये डाल दिया था कि सांची और पुडिंग असल में हस्बैंड और वाइफ है और ये यहाँ पर इसकी मदद कर रहा है। और सभी शेफ्स सांची को एज अ हस्बैंड के तौर पर देख रहे होते हैं और सांची पुडिंग को शेफ की कॉस्ट्यूम में देखकर इसका दीवाना हो जाता है। पुडिंग कितनी सुंदर लग रही है। और सांची को देखकर पुडिंग शर्मा जाती है और इसे बुखार आ जाता है। और सभी शेफ्स को जब उस केक का ब्लूप्रिंट दिखाया जाता है तो सभी लोग भी ये देखकर दंग रह जाते हैं कि इतना ज्यादा सटीक ब्लूप्रिंट इस बंदे ने बस स्मेल करके बना दिया, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि सांची बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब वक्त गुजरता जाता है और सांची सभी से कहने लगता है, मेरी बात को गौर से सुनो, हमारे पास समय नहीं, हमें वक्त से आगे बढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बस मेरे लिए एक काम को कर दो। जिस केक को मैंने तैयार किया है उस केक के ब्रेड वाले हिस्से को आप लोग बस बेक कर दो। उसके बाद केक के ऊपर जो भी सामान होगा उसे मैं हैंडल कर लूंगा और एंड में मैं अपनी एक स्पेशल चीज जिसे मैं इस केक के ऊपर अप्लाई करूंगा उसे खाकर बिग मॉम को मजा आ जाएगा और उसका हंगर पैंक भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। सांची का प्लान तैयार हो चुका है बिग मॉम की बैंड बजाने का और यहाँ पर पैरोस्पैरो ट्रांसपॉन्डर सेल के जरिए लूफी को छेड़ना शुरू कर देता है। स्ट्रॉ हैट लूफी, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। वैसे मैं जानता हूँ अगर आ भी रही होगी तब भी तुम मुझे सुनना नहीं चाहोगी, क्योंकि मुझे मारने के लिए ही तो तुम्हारे उस दोस्त ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन मैं तो बच गया, पर वो बेचारा नहीं बच पाया। बेचारा बेमौत मारा गया, उसका सेक्रीफाइस काम नहीं आया। और ब्रूली अनकॉन्शियस होकर पड़ी हुई थी। ब्रूली काम पर लग जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे सोल्जर्स बाहर नहीं जा पा रहे। और पैरोस्पैरो की बात सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है और लड़खड़ाते हुए दोबारा से अपने पैरों पर आकर खड़ा हो जाता है। अब काताकुरी लूफी को खड़ा होता हुआ देख कर कहने लगता है, ना तुम मुझे अपनी ताकत से हरा सकते हो ना अपनी स्पीड से। क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ बचा है स्ट्रॉ हैट? और अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है। अच्छा तो तुम दोनों का यूज करने वाले हो। और लूफी की आंखों में किलिंग इंटेंट नजर आ रहा होता है। लूफी दौड़ता है और अपने हाथों को फुलाकर सीधा गम केटलिंग का यूज करके इस पर हमला कर देता है। पर काताकुरी बहुत इजीली इसके हमले को डॉज कर देता है क्योंकि ये बंदा फ्यूचर देख सकता है और इसी एक चीज ने लूफी की बैंड बजाकर रख दी है। काताकुरी अपना मुक्का बनाता है और सेम अटैक लूफी पर कर देता है, जिसकी वजह से लूफी दूर जाकर गिरता है। तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा स्लो हो। काताकुरी अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हुए हवा में ऊपर जाने लगता है। मेरी एबिलिटी तुम्हारी एबिलिटी से काफी ज्यादा खतरनाक है और आज इस चीज को मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। और लूफी के गम गैटलिंग अटैक को कॉपी करते हुए इस पर अपने हमले को परफॉर्म कर देता है और सभी के सभी पंचेस लूफी को पड़ रहे होते हैं और लूफी बहुत बुरी तरह से मार खाता है और काताकुरी ने मार के लूफी को अनकॉन्शियस कर दिया था। ये देखकर इसके सोल्जर्स कहते हैं कि लगता है स्ट्रॉ हैट का काम तमाम हो चुका है, तो चलिए अब हम अपने काम में लग जाते हैं। ब्रूली जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ बंदोबस्त करो ताकि हम स्ट्रॉ हैट्स की शिप पर आग लगा सके। हाँ बड़े भैया, मैं इस काम को खुशी खुशी करना चाहूंगी। पर तभी शार्लेट लिलिन के दो और बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। इनके पास एक मिरर था जो कि 1000 सनी से कनेक्टेड है। इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एक तरफ इनकी शिप पर आग लगी होगी और दूसरी तरफ मामा इनका भरता बना देगी। और लूफी इस मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है पर इस काम में नाकामयाब हो जाता है और दौड़ते हुए कहता है कि उस मिरर को मेरे हवाले कर बुढ़िया, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। पर तभी काताकुरी लूफी को एक लात मारता है और इसे दबोच कर कहने लगता है, शायद तुम भूल गए हो तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। लूफी दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है पर काताकुरी इस पर हमला करके इसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, मैंने कहा उन्हें छोड़ दो। पर काताकुरी के होते हुए यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है और लूफी के मुक्के को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देता है। लूफी जेट पिस्टल से भी हमला करता है पर काताकुरी इसके हाथ को पकड़कर इसे दूसरी तरफ पटक देता है और लूफी समझ जाता है कि काताकुरी के रहते ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और लोग सनी के ऊपर आग वाले तीर से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से 1000 सनी में भी आग लगना शुरू हो जाती है और लूफी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अभी अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा। और तभी इसे मिरर के कुछ पीसेस नजर आते हैं जो कि 1000 सनी के ही थे और लूफी उस मिरर के जरिए जिम्बे और नामी को आवाज देना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर ये लोग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थे क्योंकि एक तरफ से इन पर कैनन्स से हमला हो रहा था और बिग मॉम भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। इसकी वजह से किसी का भी ध्यान लूफी की आवाज पर नहीं जाता है और बिग मॉम अपने कैंडी स्लग के ऊपर सवार थी और तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे मेरा वेडिंग केक चुपचाप मेरे हवाले कर दो। जिम्बे किसी तरह से 1000 सनी को बचा रहा था और दूसरा राउंड जैसे ही इन पर फायर हो जाता है तो चॉपर इनके हमलों को रिपेल करने की कोशिश करता है और इन लोगों की पूरे तरीके से वाट लग चुकी थी क्योंकि हर एक दिशा से इन पर हमले हो रहे थे और एक कैनन बॉल सीधा ब्रूक को भी लग जाता है और इतने ज्यादा एक्सप्लोजन्स होने की वजह से नामी जमीन पर गिर जाती है और मिरर के उन टुकड़ों से इसे लूफी की आवाज सुनाई दे जाती है और लूफी नामी से कहता है, नामी मेरी बात को गौर से सुनो, 1000 सनी के ऊपर जितने भी मिरर्स हैं उन सभी को तोड़ दो,
लूफी तुम पागल हो गए हो? अगर हमने सभी मिरर्स को तोड़ दिया तो तुम वापस कैसे आओगे? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो नामी। और ब्रूली के भाई बंधु थाउजेंड सनी पर अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं और ब्रू को जलने की महक आने लगती है। ये क्या कुछ जल रहा है क्या? और ब्रू को देख कर हैरान हो जाता है कि सनी के अंदर आग लग चुकी है। लॉकर से लेकर बाथरूम हर जगह आग लग चुकी है और लूफी किसी तरह से बस उस मिरर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर बीच में काताकुरी इसके रास्ते को हर बार रोक लेता है और लूफी के पेट में एक जोरदार लात मार के इसे दूर खिसका देता है। और यहाँ पर चॉकलेट टाउन के अंदर स्वीट फैक्ट्री में वेडिंग केक के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं और हम सांजी को देखते हैं। सांजी भी पूरी जी जान से उस केक को बनाने में लग जाता है और इसकी स्किल्स को देखकर पुडिंग बार बार फ्लैट हो जाती है। सारे शेफ्स सांजी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और इसकी तारीफ करने लगते हैं। सच में पुडिंग, आप तो बहुत ही ज्यादा लकी है कि आपके हस्बैंड इतने ज्यादा टैलेंटेड है। सच में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी बातें सुनकर पुडिंग की हालत खराब हो जाती है और खुद को संभाल नहीं पाती है। और यहाँ पर काताकुरी ने लूफी को दबोच लिया था, जिसके बाद लूफी यहाँ पर नामी से कहता है, नामी जल्दी जाओ, सभी मिरर्स को तोड़ दो, मैं इनको रोक नहीं सकता। यहाँ पर से बहुत सारे लोग थाउजेंड सनी पर आने वाले हैं। और ब्रूली एक मिरर को उठा लेती है। जो कोई भी मेरे साथ शिप पर जाना चाहता है अपने हाथ को ऊपर करो। और नामी कुछ ऐसा देखती है जिसे देख कर ये डर जाती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी लहर इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही थी, जो कि पूरी की पूरी थाउजेंड सनी को निगलने वाली थी। और ये देख कर नामी हक्की बक्की रह जाती है। लूफी तुम यही हो ना? तुम सुन रहे हो ना? नामी क्या हुआ? लूफी लगता है हम लोग मारे जाने वाले हैं। और इस जायंट सी वेव के ऊपर बिग मॉम सवार होती है, जो कि इनको बस निगलने वाली थी और बोलती है कि अब मुझे मेरा वेडिंग केक मिल जाएगा। ब्रूक और चॉपर भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों डेविल फ्रूट यूजर्स हैं और अगर एक बारी लोग पानी में चले गए तो इनका काम तमाम हो जाएगा। और बिग मॉम से भी रहा नहीं जाता है और उस कैंडी स्लग के जरिए से आगे बढ़ने लगती है। मामा ऐसा मत करो, अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ गया तो आप पानी में गिर जाओगी। और ब्रूक नामी से कहता है, नामी क्यों ना हम कॉम्बी बर्स्ट का यूज करें? ब्रूक हमारे पास कोला नहीं है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। सभी की हालत खराब हो जाती है और तभी जिम्बे फॉर्म में आ जाता है और इस विशाल काई लहर को देखता है। दोस्तों जैसा मैं बोलता हूँ बस वैसा करो। और ब्रूक और चॉपर को सनी की जो सेल्स होती है उनमें रस्सियां बांधने के लिए कहता है और उन रस्सियों को अपने हाथों से कंट्रोल करने लगता है। क्या तुम थाउजेंड सनी की सेल्स को अपने हाथों से कंट्रोल करने वाले हो जिम्बे? वो तुमने सही कहा ब्रूक। और पूरी की पूरी थाउजेंड सनी की कमान जिम्बे अपने हाथों में ले लेता है। एक हाथ से सनी की हैंडल को कंट्रोल करता है और दूसरे हाथों से इसकी सेल उसे कंट्रोल करता है। नामी मुझे बताओ आखिर तेज हवा किस डायरेक्शन से चल रही है? और नामी विंड को चेक करके बताती है कि अब से थोड़ी ही देर में साउथ की तरफ तेजी से हवा चलने वाली है। तो ठीक है फिर दोस्तों, अपनी रस्सियों को बांध लो क्योंकि अब तुम सभी लोग ग्रीन रूम के अंदर जाने वाले हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि जिम्बे आखिर तुम उस बड़ी सी लहर के अंदर क्यों जा रहे हो? पर जिम्बे किसी की भी बात नहीं सुनता है और पूरी की पूरी सनी को सीधा उस लहर की तरफ लेकर जाने लगता है। ब्रूक, चॉपर, नामी, कैरेट सभी लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं और ये बड़ी सी लहर सीधा इनके ऊपर गिर जाती है। और लूफी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी से पूछ रहा था कि गाइस तुम लोगों को क्या हुआ? आखिर वहाँ पर चल के रहा है? और ये सभी लोग ग्रीन रूम के अंदर पहुँच जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि ये लोग अभी भी जिंदा है। चॉपर को लगता है कि ये मरकर हेवन में पहुंच चुका है और जिम्बे कहता है कि वाकई में ये शिप बहुत ही ज्यादा कमाल की है और इससे भी बेहतरीन इसकी नेविगेटर है। अगर इस शिप और इसकी नेविगेटर को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पर तुम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम लोग पूरे समुद्र के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो। और जिम्बे इन्हें ग्रीन रूम के बारे में बताने लगता है और बोलता है कि जितने भी यंग जनरेशन के फिशमैन हैं उनमें ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जब मैं भी बहुत ही ज्यादा यंग हुआ करता था तो मैं ग्रीन रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा मजे किया करता था। और गाइस दरअसल जब कोई वेव उठती है और पानी से टकरा जाती है तो उसके बीच का जो पोर्शन होता है उस हिस्से से अगर कोई ट्रैवल करे तो उसे ग्रीन रूम कहा जाता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए हम एक बेहतरीन शिप, एक बेहतरीन नेविगेटर और एक बेहतरीन शिप को संभालने वाला चाहिए होता है। और हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। सनी बच जाती है और यहाँ पर पैरो को लगता है कि उस लहर की वजह से थाउजेंड सनी डूब चुकी है और खुशी के मारे काताकुरी को कॉल लगाकर कहता है, स्ट्रॉ हैट, लूफी की शिप का काम तमाम हो चुका है। ये सुनकर लूफी को यकीन नहीं होता है और मिरर के अंदर सभी को आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आती है। अरे यार मैं तो इनकी शिप में जाना चाहती थी पर अब हमें वापस जाना होगा। पर दीदी हमें ऐसा नहीं लगता, जरा इस मिरर को देखो, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पानी के अंदर मौजूद है। और तभी नामी यहाँ पर आती है और अपने क्लाइमेट बटन का यूज करके इस मिरर को तोड़ देती है। ये देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं और लूफी समझ जाता है कि इसके सभी दोस्त सही सलामत है। और यहाँ पर थाउजेंड सनी के ऊपर, नामी तुमने इस मिरर को क्यों तोड़ दिया? ये एक आखिरी जरिया था जिससे कि लूफी थाउजेंड सनी पर आ सकता था। गाइस हमें सारे मिरर्स को तोड़ना होगा। आखिर ये तुम क्या कह रही हो नामी? और नामी लूफी की कही बात को याद करती है जहाँ पर लूफी ने इससे कहा था कि नामी हर एक मिरर को तोड़ दो, ये मेरा ऑर्डर है। और तुम भी अच्छे से जानते हो अगर लूफी हमें बचाने पर फोकस करेगा तो वो कभी भी लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। तो सभी लोग अपने काम पर लग जाओ।